नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कि भारत जैसा विशाल देश अपने हर एक नागरिक को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से कैसे जोड़ रहा है। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि एक क्रांति की है, उन बदलावों की है जो आम इंसान की जिंदगी में आ रहे हैं। तो इस दिलचस्प सफर में मेरे साथ चलिए। सबसे पहले जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यानी एफआई इंडेक्स की ग्रोथ को दिखाता है। देखिए, कुछ ही सालों में 53.9 से 67 तक का सफर। ये साफ दिखाता है कि देश में हर किसी तक बैंकिंग पहुंचाने की कोशिशें वाकई रंग ला रही हैं। पर सवाल ये है कि ये नंबर असल में हमें बताता क्या है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। आज हम इस पूरी क्रांति को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले, ये स्कोर है क्या। दूसरा, इसे नापते कैसे हैं। तीसरा, कौन सी सरकारी स्कीम्स इस बदलाव के पीछे हैं। चौथा, बैंक इसे जमीन पर कैसे उतार रहे हैं। और आखिर में 100% का लक्ष्य हासिल करना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये जो बड़े प्रभावशाली नंबर हमने देखे, इनके पीछे का असली मतलब आखिर है क्या। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का सीधा सा मतलब यह है कि देश का हर नागरिक, चाहे वो शहर में हो या किसी दूर दराज के गांव में, आसानी से बैंक खाता खोल सके, जरूरत पड़ने पर लोन ले सके या फिर अपना बीमा करवा सके। मकसद एकदम साफ है, कोई भी इस आर्थिक दौड़ में पीछे नहीं छूटना चाहिए। और ये सोच सिर्फ एक आर्थिक पॉलिसी नहीं है, ये एक राष्ट्रीय विजन है। जैसा कि स्लाइड में कहा गया है, लक्ष्य एक ऐसे विकास का है जिसका फायदा हर किसी तक पहुंचे, समाज के आखिरी व्यक्ति तक भी। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रगति को असल में नापा कैसे जाता है। ये एफआई इंडेक्स, ये बनता कैसे है। अब इस स्लाइड को देखिए। ये एफआई इंडेक्स कोई एक अकेला नंबर नहीं है। ये 97 अलग अलग चीजों को देखता है, जिन्हें 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। लोगों तक बैंकिंग की पहुंच कितनी है, वो इन सर्विसेज का उपयोग कितना कर रहे हैं, और इन सर्विसेज की गुणवत्ता कैसी है। इसी वजह से ये इतना सटीक माना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा वजन पूरे 45% उपयोग को दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बैंक खाता खोल देना ही काफी नहीं है। लोग बचत, डिजिटल लेन देन और लोन जैसी सर्विसेज का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद आता है 35% वजन के साथ पहुंच। ये मापता है कि बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स और बीमा का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना उपलब्ध है। क्या लोगों के पास बैंक ब्रांच, एटीएम या डिजिटल पेमेंट पॉइंट्स आसानी से मौजूद हैं। और आखिर में 20% वजन गुणवत्ता को दिया गया है। इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी और कस्टमर प्रोटेक्शन जैसी बहुत जरूरी चीजें शामिल हैं। मतलब क्या लोगों को पता है कि इन सर्विसेज का सही और सुरक्षित इस्तेमाल कैसे करना है। क्या उनकी शिकायतों को ठीक से सुना और सुलझाया जाता है। तो स्कोर और उसे नापने का तरीका तो हम समझ गए, पर अब असली सवाल यह है कि यह स्कोर बढ़ कैसे रहा है। चलिए अब उन सरकारी योजनाओं को देखते हैं जो इस क्रांति की असली इंजन है। इस पूरी क्रांति की अगर कोई नींव है तो वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस एक स्कीम ने करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। बिना किसी मिनिमम बैलेंस के एक बेसिक सेविंग्स अकाउंट, रुपे डेबिट कार्ड के साथ एक्सीडेंट इंश्योरेंस और जरूरत पड़ने पर 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा ने इसे जबरदस्त सफल बनाया। फिर आती है मुद्रा योजना, जो छोटे उद्यमियों को ताकत देती है। और ये स्लाइड एक बहुत ही शानदार फैक्ट बताती है। इस स्कीम के तहत दिए गए 70% लोन महिला उद्यमियों को मिले हैं। ये आर्थिक सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मुद्रा योजना का मिशन उसके इस नारे में ही छिपा है, फंडिंग द अनफंडेड, यानी उन लोगों तक पैसा पहुंचाना जिनके पास पहले बिजनेस के लिए किसी बैंक से लोन लेने का कोई जरिया नहीं था। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सब कुछ बदल दिया, डिजिटल क्रांति यानी यूपीआई। जरा इस नंबर को देखिए। ये जून 2025 में हुए यूपीआई ट्रांजैक्शंस की संख्या है 18.39 बिलियन से भी ज्यादा। सोचिए, एक महीने में इतने सारे लेन देन, और उन लेन देन की कुल कीमत 24 लाख करोड़ से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी कितनी विशाल हो चुकी है। और ये आंकड़ा तो सब कुछ कह देता है। भारत में होने वाले हर 100 डिजिटल लेन देन में से 85 अकेले यूपीआई से होते हैं। इसने हमारे पैसे के लेन देन के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। अच्छा, बड़ी बड़ी नीतियां तो बन गईं, लेकिन सवाल यह है कि ये जमीन पर कैसे उतरती हैं। चलिए अब देखते हैं कि बैंक इन योजनाओं को आम लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं।
यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। आखिर सरकार की ये बड़ी बड़ी योजनाएं देश के हर गांव, हर कोने तक पहुंचती कैसे हैं? इसका जवाब अगली स्लाइड में है। इसका जवाब है बैंक मित्र। ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वो लोग हैं जो आखिरी मील तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाते हैं। ये दूर दराज के गांव में जाकर लोगों के खाते खोलते हैं, उनके लेन देन में मदद करते हैं और उन्हें पैसे के सही इस्तेमाल के बारे में सिखाते भी हैं। वे सचमुच में बैंक और आम आदमी के बीच एक पुल का काम करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब बिना किसी नियम कायदे के हो रहा है। ये स्लाइड एक सरकारी बैंक की अपनी रूल बुक से है। इसमें साफ लिखा है कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। जैसे कस्टमर्स को स्कीम के बारे में सब कुछ अच्छे से समझाएं, उनकी सहमति के बिना एक भी पैसा ना काटें। ये भरोसा बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। चलिए समझते हैं कि इन सभी कोशिशों का ओवरऑल असर क्या है और 100% इंक्लूजन का लक्ष्य इतना मायने क्यों रखता है। ये स्लाइड दिखाती है कि काम अभी रुका नहीं है, ये लगातार जारी है। देखिए, हाल ही में चले 1 महीने के कैंपेन में ही 6.65 लाख से ज्यादा नए खाते खोले गए। ये दिखाता है कि हर एक नागरिक को सिस्टम में लाने की जिद कितनी पक्की है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब देश का हर एक नागरिक अर्थव्यवस्था का एक एक्टिव हिस्सा बन जाता है तो ग्रोथ की अनगिनत संभावनाएं खुल जाती हैं। तो यह विश्लेषण हम एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। जब भारत इस 100% के लक्ष्य को छू लेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था का अगला बड़ा कदम, अगला पड़ाव क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।